हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए रे ऑप्टिक्स का पूरा कंप्लीट सीरीज एक ही वीडियो में, जिसको हम लोग नाम देंगे मास्टर वीडियो ऑफ रे ऑप्टिक्स। यानी रे ऑप्टिक्स पूरा का पूरा हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे आने वाले वीडियोस में जो भी आप वीडियो पसंद करना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर का मास्टर वीडियो चाहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम के नज़रिए से एक ही वीडियो को देख के पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकें। यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स के वीडियो पड़े रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस डले रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो ख़राब वीडियो हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के भी यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोडेड हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई क्लास 1 घंटे की है, कोई क्लास 1.5 घंटे की है, और पता चला एक टॉपिक कंप्लीट हुआ या 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो उसमें टाइम कंजप्शन ज़्यादा होता है बच्चों का, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग स्टूडेंट लाइफ में अभी जी रहे हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के प्रति आपको अभी उतनी संवेदनशीलता नहीं है, आपको अपने भविष्य को लेके उतनी संवेदनशीलता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी, आपके अंदर पढ़ाई के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी, मैच्योरिटी आपके अंदर जैसे ही आना स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहीं पे अगर पढ़ाई के बजाय कोई गेमिंग का वीडियो डला हो या डांस का वीडियो डला हो या कोई फिल्म का वीडियो डला हो, मूवी का वीडियो डला हो, तो आपको देखने में उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है बजाय पढ़ाई के, है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दिमाग में मैंने इन सारी चीज़ों को सोचा और मैंने ये विचार बनाया है कि क्यों ना आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार सा एक मास्टर वीडियो बनाया जाए। आज तो खैर मैं रे ऑप्टिक्स का मास्टर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते जाएंगे कमेंट सेक्शन में, तो उसी के बेस पे मैं आपके लिए मास्टर वीडियो बनाना तैयार करता जाऊँगा, ठीक है भाई। सॉरी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का मास्टर वीडियो। ये क्लास जितने भी समय की चलेगी आपके लिए, आपको कभी भी क्लास में बीच में ऐसा फील नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको एक वीडियो देखना है और उसके बाद आपके रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, स्टार्ट किया जाए। रे ऑप्टिक्स का हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स का ये मास्टर वीडियो है, इसमें आपका पूरा कंप्लीट रे ऑप्टिक्स मैं कराऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रे ऑप्टिक्स होता क्या है, इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना है, कौन कौन सा टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है, और कौन सा सिलेबस इस साल डिलीट किया गया है देखेंगे। अगर डिलीट वाला पोर्शन ज़्यादा बड़ा वीडियो बना तो डिलीट वाला पोर्शन जो हो चुका है इस साल का, तो उसको कंप्लीट नहीं कराएंगे, उसको कभी अलग से वीडियो बना के तैयार करा दिया जाएगा। कोशिश तो यही रहेगी कि 2021 का हम लोगों को बोर्ड के पेपर को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम 2021 वाला देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो रे ऑप्टिक्स में बेटा होता क्या है, देखो इसमें हमको पढ़ना कौन कौन से टॉपिक है। इसमें सबसे पहले तो हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हालांकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, और इस साल इसको क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। यानी ये जो चैप्टर हो चुका है, या चैप्टर तो मत कहें आप इसको आप एक टॉपिक ही बोल दो, तो ये जो टॉपिक है हमारा वो क्या हो गया है, इस साल हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है। यानी कंप्लीट रिफ्लेक्शन आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आपको रिफ्लेक्शन का बता दूंगा, दे दूंगा। इसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद आप लोगों को इसमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, प्रिज्म के बारे में। थर्ड टॉपिक जो है हमारा उसमें आपको पढ़ना है प्रिज्म के बारे में। और फोर्थ जो टॉपिक हमारा रहेगा उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आपको पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इतना आप लोगों को स्टडी करना है। इनमें भी बीच बीच में अगर कोई टॉपिक को डिलीट किया गया है तो वो भी मैं आपको बता ज़रूर दूंगा। अगर एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हुआ तो उसको पढ़ा भी ज़रूर दूंगा, आप उससे बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस आप लोगों से मेरा सविनय निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके इस चैप्टर के डाउट क्लियर होंगे। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हालांकि ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको इसका जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है कि जो हमारा रे ऑप्टिक्स है
जो हमारा रे ऑप्टिक्स है ये सेकेंड बुक क्लास 12 सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 12 सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलते हैं वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में का मतलब, इसका क्या सीन होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है, अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो जैसे ही इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वो अपने उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। ये फिनोमेना किस टाइप से होता है, देखने को कैसे मिलता है, समझें। इसको हम लोग बोल देते हैं, ये होती है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी एक सरफेस को पॉलिश किया गया है और दूसरी सरफेस जो है वो कैसी है, रिफ्लेक्टिंग है। इसकी एक सरफेस को हम लोगों ने क्या किया है, पॉलिश किया है, और इसकी दूसरी सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बोला ही है, और बेटा इसको हम लोग प्लेन मिरर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेन मिरर भी बोल सकते हैं। होता क्या है कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको हम लोगों ने बोला है नॉर्मल, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया है, नॉर्मल। अब यहाँ पे हम कोई भी लाइट को जब इंसिडेंट कराएंगे, कोई भी लाइट को जब हम इंसिडेंट कराएंगे तो ये लाइट क्या कहलाएगी, ये लाइट कहलाएगी इंसिडेंट रे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे बोल देंगे। और जैसे ही ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद ही अपने उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी जिस मीडियम से वो इंसिडेंट हुई थी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो फिनोमेना क्या है, द फिनोमेना टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम। क्या यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन लाइट जो इंसिडेंट हुई थी उसका पाथ जो है वो कैसा हो गया है, चेंज हो गया, ठीक है ना। तो जब भी मीडियम के चेंज हुए बिना लाइट अपना पाथ चेंज कर ले तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है भाई। ओके, तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं एंगल आई और इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल आर। बेटा एंगल आई को हम लोग बोलते क्या हैं, एंगल आई को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो आर होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। अब जब आपको इसके लॉज पढ़ाए जाएंगे, रिफ्लेक्शन के लॉज, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। हालांकि इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में याद नहीं करना है, ना ही आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इस साल जो 2021 के हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा पूरा फिनोमेना, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये पूरा फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ओके, थैंक यू सर। अब इसके बाद होता ये है कि इसको हम लोगों ने बोल दिया है इंसिडेंट रे, इसको हम लोगों ने बोल दिया है रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इसी पॉइंट पे जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल देंगे, यानी जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई है, ठीक है भाई। तो ये पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है, हमारा कंप्लीट रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्शन के लॉज कौन कौन से होते हैं। तो बेटा पहला लॉ आपको बताया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कैसा होता है, आपस में इक्वल होता है, यानी आई इज इक्वल टू कैसा होता है, आर होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। आई का मतलब हमारे पास क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर का मतलब हमारे पास क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। इसी चीज को हम डेराइव करेंगे वेव ऑप्टिक्स में बाय द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल की हेल्प से हम I इज इक्वल टू आर को भी प्रूव कर सकते हैं, और जो स्नेल्स लॉ अभी आपको आगे बढ़ाने वाला हूं मैं, उसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो पहला लॉ तो हो गया हमारा I इज इक्वल टू आर, और सेकंड लॉ हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, सेकंड लॉ हमारा बन जाएगा कि इंसिडेंट रे सुनना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाई इन सेम प्लेन।
तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। देखो ये बोर्ड जिस पे ये डायग्राम बनाया गया है, ये बोर्ड एक प्लेन ही तो होता है। ये बोर्ड क्या एक प्लेन है, ओके। तो आपको दिख रहा है कि इंसिडेंट रे इसी बोर्ड के प्लेन पे बनी हुई है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड पे बनी हुई है, और ये जो नॉर्मल बनाया गया है ये भी इसी बोर्ड पे है। तो तीनों के तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये आपका सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, ठीक है भाई, ओके। तो ये होता है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमको मिरर के बारे में स्टडी करना होता था, एक समय की बात है जब हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर के बारे में स्टडी करना होता था, स्फेरिकल मिरर पढ़ना होता था, लेकिन अब हमको स्फेरिकल मिरर के बारे में कोई स्टडी नहीं करना है, ठीक है। वैसे तो आपको एक जनरल बात बता दूं मैं कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। आप लोगों को जानकारी होगी कि ये जो मिरर है वो किस टाइप, कौन सा मिरर होता है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। और ये जो मिरर होता है जिसमें अंदर की साइड में पॉलिश होती है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि जो स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप का होता है। यहाँ पे फोकल लेंथ और रेडियस में एक रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू R/2, और यहीं पे हम लोग एक फॉर्मूला और डिफाइन कर लेते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला। क्या बोल देते हैं, मिरर फॉर्मूला, यानी 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इसको हम लोग कह देते हैं मिरर फॉर्मूला। इसमें जो U होता है, U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। और V जो होता है, V को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। और F जो होता है वो F क्या होता है, F जो होता है वो F क्या होता है, यहाँ पे फोकल लेंथ होता है किसी भी मिरर का। F जो होता है वो F क्या होता है, फोकल लेंथ होता है किसी भी मिरर का। किसी भी मिरर का सेंस कॉनकेव मिरर हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। हाँ जी, तो इतना मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जो मिरर फॉर्मूला है हमारे पास, वो मिरर फॉर्मूला ये होता है। इसमें U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, V क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, एंड F क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर हमारे पास दो टाइप के हैं, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है बेटा। एक चीज आपको बता दूं कि जो कॉनकेव मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। याद करने का तरीका भी आपको बता देता हूं। देखो कॉन्वेक्स की स्पेलिंग अगर आपको याद है तो इसमें देखो आप क्या आता है, x आता है, और x को आप प्लस मान सकते हो, x को आप क्या मान सकते हो, प्लस मान सकते हो, ठीक है। x को आप क्या मान सकते हो, प्लस की तरीके से मान सकते हो, मतलब ऐसी एक लाइन है और एक ऐसी लाइन है तो आप इसको प्लस की तरह ट्रीट कर लो। यानी कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बचा क्या है, कॉनकेव, तो उसके पास फोकल लेंथ कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ मिरर की बात नहीं हो रही है, कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों के लिए फोकल लेंथ कैसी रहेगी, पॉजिटिव। x अगर आया है तो x को आप क्या मान लेंगे, प्लस साइन की तरह ट्रीट कर लेंगे या उसको मान लेंगे। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, देखो अच्छे से समझने की कोशिश करो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे पास क्या हो जाएगा, होता ऐसा है कि यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन शो करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सरफेस जो लेंगे उसमें पॉलिश तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, उसमें पॉलिश क्या हो, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिश होगी तो लाइट फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। पॉलिश नहीं होगी तो लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी। जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका पाथ डेफिनेटली चेंज होगा, यानी पाथ तो रिफ्लेक्शन में भी चेंज हुआ था, रिफ्रैक्शन में भी चेंज हुआ था। रिफ्लेक्शन में जिसमें मिरर होता था, रिफ्लेक्शन में जो पाथ चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, मीडियम के चेंज ना होने की वजह से कह दो आप, या ऐसे कह दो कि रिफ्लेक्शन में पाथ चेंज हुआ विदाउट चेंज इन मीडियम, लेकिन रिफ्रैक्शन में जो पाथ चेंज होता है वो होता है विद चेंज इन मीडियम। वहां पे था विदाउट चेंज इन मीडियम, यहाँ पे था चेंज इन मीडियम, यहाँ पे है चेंज इन मीडियम, ठीक है। पाथ दोनों में ही चेंज होता है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो। रिफ्लेक्शन में क्या बताया मैंने, विद आउट चेंज इन मीडियम, रिफ्रैक्शन में क्या बताया जाएगा, विद चेंज इन मीडियम। यानी अब यहाँ पे अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दो या दो से ज्यादा मीडियम आएंगे।
तो अगर हम मान लें कि लाइट रेरर मीडियम से जा रही है डेंसर मीडियम, अगर लाइट जा रही है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, देखो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा जिनको बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आता है, जिनको ये तक नहीं पता है कि रेरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। सुनो, रेरर मीडियम का मतलब क्या होता है कि ऐसा मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो, एयर के मॉलिक्यूल या जो भी मीडियम हो उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे हो, दूर दूर हो। डेंसर मीडियम का क्या मतलब हो जाएगा, ऐसा मीडियम जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास हो। जैसे हम एयर और वाटर की बात करें, जैसे हम एयर और वाटर की बात करें तो आप अपने आप से समझो कि आपको किस मीडियम में चलने में आसानी होगी। आप वाटर में अच्छे से चल सकते हैं या एयर नॉर्मली ऐसे अगर आप घूम रहे हैं तो अच्छे से चल सकते हैं। आप कहेंगे कि सर हम तो एयर में अच्छे से चल सकते हैं, वाटर में चलने में हमें दिक्कत होगी थोड़ा बहुत। क्यों होगी? क्योंकि उसमें डेंसिटी क्या है, एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो आप सीधा ये भी समझ लो कि जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा डेंसर होगा, जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी वो उतना ही ज्यादा रेरर होगा। यानी हम डेंसिटी से डिफाइन कर लेंगे। आगे थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी डिफाइन कर लेंगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके लिए थोड़ा सब्र करें, ठीक है। और मुस्कुराइए, आप कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पे हैं, आपको मुस्कुराते रहना है और बिल्कुल टॉपिक आपके क्लियर होते चले जाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास मान लिया हमने कि दो मीडियम है, एक मीडियम हो गया हमारा रेरर मीडियम, एक हो गया डेंसर मीडियम। जब भी कोई लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और अगर हम बात करते कि उल्टा हो जाए, उल्टे का मतलब क्या है, डेंसर मीडियम से अगर लाइट जाने लगे रेरर मीडियम में तो क्या होगा, तो जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ हट जाएगी। नॉर्मल से क्या हो जाएगा, वो दूर की तरफ हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या लेंगे, आई, और यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, आर। अब यहाँ पे बेटा जो एंगल आई है उसका नाम तो वही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई को हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन आर का नाम बदल जाएगा थोड़ा सा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, आर का नाम क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह से यहाँ पे भी ये एंगल आई होगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर हम बात करें इस केस में, पहले वाले केस में, इसको केस फर्स्ट ले लेते हैं और इसको केस सेकंड ले लेते हैं। तो अगर हम केस फर्स्ट की बात करते हैं तो बेटा केस फर्स्ट में आई की वैल्यू आर से कैसी है, बड़ी है। केस फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो आई की वैल्यू जो है वो आर से कैसी है, बड़ी है। और अगर हम केस सेकंड में देखें तो जो आई होता है वो आर से कैसा होता है, कम होता है। क्या ये रेड कलर आप लोगों को दिखाई देगा, क्या ये रेड कलर आप लोगों को दिखाई देगा? हाँ जी बिल्कुल दिखाई देगा। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है भाई। चलो ओके, मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आई जो है वो पहले वाले केस में, यानी जब कोई लाइट रे रेरर से डेंसर में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज्यादा हो जाएगा। और अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो आर की वैल्यू जो है वो आई से ज्यादा हो जाएगी। देखो अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना है कि ऐसा ही क्यों होता है कि लाइट रे जब रेरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों हो जाती है, लाइट रे जब डेंसर से रेरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर की तरफ क्यों हट जाती है, ये हो गया थोड़ा ज़्यादा डिटेल। इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, कौन सा वाला, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप यूट्यूब पे टाइप करें रे ऑप्टिक्स या आप लोग टाइप करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, आगे लिख देना उसमें, तो आपको वो पुराना वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको ये चीज़ों को डिटेल में बताया है, ठीक है भाई। चल तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, लॉज आ जाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हम लोग लिख देते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास दो लॉज होते हैं। पहला वाला लॉ क्या कहलाता है, पहला लॉ कहलाता है स्नेल्स लॉ। पहला लॉ क्या कहलाता है बच्चों, स्नेल्स लॉ कहलाता है। और स्नेल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल, ठीक है ना। यहाँ पे जो n है, n को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सब्र करो थोड़ा सा, अभी पूरा नाम इसका नहीं बताया है मैंने, इसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें लिखा हो अगर 1 और 2 तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, refractive index of second medium with respect to first medium। अब with respect to का मतलब क्या है, with respect to का मतलब है
कि लाइट उसी मीडियम से चलना स्टार्ट हुई होगी। जैसे यहाँ पे अगर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसका मतलब है कि लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। बात को समझो, मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर लिखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसका मतलब है कि लाइट जो हमारी है वो पहले वाले मीडियम से सेकंड वाले मीडियम में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको सेकंड वाले मीडियम का लेना है, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट। ओके, तो इसको अगर हम मान लें फर्स्ट इक्वेशन, अब हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास जो था रेडर से जब लाइट डेंसर में जा रही थी तो इस तरह से ये डायग्राम बना हुआ था। अब अगर इसके पाथ में ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसके पाथ में अगर हम लोग एक प्लेन मिरर रख दें यहाँ पे इस तरह से, इसके पाथ में हम लोगों ने क्या रखा है, एक प्लेन मिरर रख दिया, तो होगा क्या कि ये जो लाइट ऐसे आ रही थी अब वो यहाँ से टकरा के बिल्कुल वापसी लौट जाएगी, सेम टू सेम अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और वो क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगी। यार माइक डला हुआ था, याद ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो लाइट है वो यहाँ से टकराने के बाद वो वापसी उसी पाथ पे अपने लौट जाएगी। जब अपने पाथ पे वो लौट जाएगी तो क्या होगा, अगर हम मान लें कि ये हमारा पहला वाला मीडियम है और ये हमारा दूसरा वाला मीडियम है, तो जब ये प्लेन मिरर नहीं था, सुनना, जब ये प्लेन मिरर नहीं था तो लाइट पहले से दूसरे में जा रही थी, तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं 1n2 इज इक्वल टू sin i बाई sin r, लिख सकते हैं ना। ओके, और जब यहाँ पे हम लोगों ने प्लेन मिरर रख दिया है तो अब लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, अब लाइट जाएगी, सुनना गौर से, अब लाइट जाएगी हमारी सेकंड मीडियम से कहाँ जाएगी, फर्स्ट मीडियम में जाएगी कि नहीं जाएगी, सोच के बताओ। तो जब सेकंड, देखो फर्स्ट से सेकंड में गई थी तो 1n2 लिखा था, अब सेकंड से फर्स्ट में जा रही है तो 1n2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2n1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2n1 लिख देंगे, लिख देंगे कि नहीं। चलो, जब हमने यहाँ पे 2n1 लिख दिया है तो अब क्या सिचुएशन होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा, r, क्योंकि अब लाइट देखो यहाँ से यहाँ जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, I हो गया। तो यहाँ I की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा, और R की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। इसको हम लोगों ने ले लिया है सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो बेटा क्या सिचुएशन आने वाली है, दिल थाम के बैठे हैं। 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, sin i अपॉन sin r इंटू sin r अपॉन sin i। ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, एक बार जीरो नहीं आएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी एक बार। तो बनेगा हमारे पास 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को आप लोग याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 1। ठीक है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के मीडियम, दूसरे के रिस्पेक्ट में, इनटू दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रिस्पेक्ट में, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो कितना होगा, 1 होगा। ये हम लोगों ने देख लिया है। या इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलो ओके, इसका मतलब क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो एयर से जा रही होगी ग्लास में। लाइट यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रही होगी, लाइट जा रही होगी एयर टू ग्लास, यानी लाइट स्टार्ट हुई है चलना एयर से, जा कहाँ रही है, ग्लास में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन NaG। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या मतलब हो गया सुन लो, देखो यही चीज है, मैंने आपको बताया था, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, लाइट इसमें कहां से कहां जा रही है, लाइट इसमें जा रही है एयर से ग्लास में, और इसका मतलब है लाइट कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर में। बात को फील करो, बात को समझो गौर से, समझ में अच्छे से आ जाएगा, परेशान ना हो। फिर से सुनो, इसका मतलब है लाइट जा रही है एयर से ग्लास में। अरे भाई जो पहले लिखा हो वहां से लाइट चलेगी, जो बाद में लिखा है वहां जाएगी। तो एयर से लाइट जाएगी ग्लास में, और इसमें का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लास से जाएगी एयर में। इतनी सी बात है, क्लियर हो गई बात। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए थोड़ी सी स्पीड तो ज़्यादा रहेगी यहाँ, ठीक है, क्योंकि पूरा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है एक ही वीडियो में।
तो स्पीड को थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है भाई, चलो इतना हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ तो हमारे पास 2 मीडियम थे। इनकेस अगर हमारे पास बेटा 3 मीडियम होते तो हम क्या सिचुएशन करते। इफ वी हैव 3 मीडिया, इफ वी हैव 3 मीडिया, तो अगर हमारे पास 3 मीडियम होते तो क्या होता, जैसे पहला मीडियम अगर एयर है तो इसको ए बोलेंगे, दूसरा मीडियम अगर हमारे पास ग्लास है तो इसको हम जी बोलेंगे, और तीसरा मीडियम अगर हमारे पास वाटर है तो इसको हम लोग डब्ल्यू बोलेंगे। तो लाइट सबसे पहले बेटा कहाँ से कहाँ जाएगी, ग्लास, एयर से ग्लास में। लाइट सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाएगी, एयर से ग्लास में। तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ANG इनटू। अब लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, ग्लास से वाटर में जाएगी, तो क्या हो जाएगा GNW इनटू। अब लाइट कहाँ से जाएगी, वाटर से एयर में जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, WNA इज इक्वल टू 1। ये 1 क्यों लिखा, देखो आप इस इक्वेशन को गौर से, ये देख लो आप इस इक्वेशन को गौर से, क्या होता है, 1 ही तो होता है। अब आप इन दोनों को उधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, 1 के अपॉन में आ जाएंगे, तो लिख सकते हैं GNW इज इक्वल टू 1 अपॉन ANG इंटू WNA, ये हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप समझो, देखो इसको भी मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आपको चीजों को समझें। इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या होगा, देखो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, WNA इज इक्वल टू 1 अपॉन ANW, ऐसे लिख सकते हैं ना, सोच समझ के बता दो उत्तर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, WNA इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ANW। तो ये वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो हमको मिल जाएगा GNW इज इक्वल टू 1 अपॉन ANG इंटू 1 अपॉन, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, ANW, ये चीज आ जाएगी इधर, तो GNW इज इक्वल टू हो जाएगा ANW अपॉन ANG। ये देखो एक और फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, 1N2 इज इक्वल टू N2 बाई N1। इसका मतलब क्या होता है, 1N2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये फॉर्मूला शायद आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, लेकिन आज हमने देखा कि वो डेराइव किस तरह से होता है, निकल के कैसे आता है, तो ये हम लोगों ने सीख लिया है। तो इस फॉर्मूले को भी आप स्टार मार्क अवश्य करें, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है ना, अब बता दो इतनी बात में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुई हो तो, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें, और ये ज़रूर बताएं कमेंट करके कि नेक्स्ट आपको मास्टर वीडियो किस टॉपिक का, किस चैप्टर का चाहिए है, तो उसी का वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है भाई, चलो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग देख लेते हैं कि लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में किस तरह से हम लोगों को स्टडी करना है। देखो लेंस का मतलब क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो 2 स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बना हो, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो 2 स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बना हो, उसी को हम लोग क्या देते हैं, लेंस। तो लेंस देखा कि 2 टाइप का होता है, एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। तो ये कहलाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसका ये जो मिड पॉइंट है इसको हम लोग कह देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है, और ये बेटा क्या कहलाता है, कॉनकेव लेंस कहलाता है। ठीक है ना, इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर होगा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। ऑप्टिकल सेंटर में क्या नेचर होता है कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। उसमें मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है, वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। मतलब लाइट को फील ही नहीं होगा कि उसके पाथ में कोई एक लेंस भी आया था। समझ रहे हो, लाइट को ये फील ही नहीं होगा कि उसके पाथ में कोई लेंस भी आया था। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे यहाँ पे बात कर ली जाए लेंस फॉर्मूले की। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लेंस फॉर्मूले की। तो बेटा लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये हो जाएगा हमारा लेंस फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लेंस फॉर्मूला। और ये तो मैं आपको सब बता ही चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले कि u क्या होता है, v क्या होता है और f क्या होता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों को लीनियर मैग्निफिकेशन भी देखना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से शो करते हैं, लिखते हैं इसके लिए हम लोग साइज ऑफ इमेज। इसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
और ऑब्वियस सी बात है कि इमेज है तो आई लिख दो, ऑब्जेक्ट है तो ओ लिख दो। वैसे बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा शायद HI और HO लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, गलत थोड़ी ना होता है यार, कोई भी चीज़ देखो गलत नहीं होती है, बस टीचर है अपने अपने तरीके होते हैं, चीज़ों को अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आई को मतलब, आई का मतलब क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज, और ओ का मतलब क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं V अपॉन U। और V का मतलब तो आप जानते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। सुनना, यहाँ पे पोल नहीं होगा, पोल तो होता है मिरर में, लेंस में होता है ऑप्टिकल सेंटर, याद रखना। और U का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। V था डिस्टेंस ऑफ इमेज, U हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, चल दो फॉर्मूले इसमें और भी हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले और भी हैं। दो फॉर्मूले वो कौन कौन से हैं सुनो। जैसे हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। अगर इसमें हम लोग दोनों साइड u से मल्टीप्लाई करा दें तो मिल जाएगा u/f इज इक्वल टू u/b माइनस 1। यार u/u 1 होता है, इतना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अब बेटा बता दो u/b को क्या लिख सकते हैं। देखो v/u m है, तो u/v क्या हो जाएगा, उल्टा 1/m हो जाएगा। तो लिख सकते हैं u/f इज इक्वल टू 1/m माइनस 1। ऐसे इस 1 को आप इधर लेके आएंगे तो 1/m इज इक्वल टू हो जाएगा u/f प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। ये 1 को आप इधर लेके आए तो प्लस 1 हो गया, तो 1/m इज इक्वल टू यहाँ f LCM आ गया, तो लिख सकते हैं u प्लस f। और इसको आप लोग एक बार उल्टा भी कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास f/f प्लस u। देखो एक और फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, शायद ये कैप्चर नहीं हुआ है यहाँ पे, वैसे मैंने यहाँ पे किया कुछ नहीं है, यहाँ पे LCM ही लेना है, आपको LCM लेना है और उसके बाद उसको उल्टा कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, इतना आप लोग थोड़ा एडजस्ट करें यार। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से आएगा समझो। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास कैसे आएगा, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। अगर इसमें दोनों साइड हम लोग v से मल्टीप्लाई करा दें, किससे करा दिया, इसमें हम लोगों ने दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कराया है। अभी हम लोगों ने u से मल्टीप्लाई कराया था, अब हम लोग v से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो v से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा v/f इज इक्वल टू 1 माइनस v/u। बेटा तो v/u को तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो मिल जाएगा हमको v/f इज इक्वल टू 1 माइनस m। तो m इज इक्वल टू, m को आप इधर ले आए, इसको आप इधर लेके गए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस v/f। तो m की वैल्यू आ जाएगी f माइनस v/f। तो ये बेटा हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले और आ चुके हैं। ये भी एक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, और इसके अलावा ये दो फॉर्मूले हमारे पास मैग्निफिकेशन के और भी आ गए हैं। इतने जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं कभी भी, तो वो लिखते चले या स्क्रीनशॉट लेते चले साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इतना समय नहीं दे पाऊंगा कि आप नोट करें, और इससे तो वीडियो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, दिक्कत होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इमेज होती है वो कितने टाइप की होती है। बेटा इमेज होती है दो टाइप की। इमेज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी इमेज, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, हम अगर रियल इमेज की बात करते हैं तो रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, हम लोग लिखते भी हैं रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो किस टाइप की होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस की ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखी है, ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी है तो इमेज उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, इसको हम लोग कह देते हैं इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट से ही कंपेयर करना है, ठीक है। और इन्वर्टेड तो हो गया। इरेक्ट की अगर हम बात करें तो अगर इरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट रखी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ तो इमेज भी बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ, इसको हम लोग कह देते हैं इरेक्ट। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये दो तरह की इमेजेस होती हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लेंस की, मिरर की बात नहीं हो रही है, याद रखो यहाँ पे बात हो रही है लेंस की। बेटा यू को तो आप इन जनरल हमेशा नेगेटिव लेके ही चलेंगे, यू को आप इन जनरल हमेशा नेगेटिव लेके ही चलेंगे। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की, चलो फोकल लेंथ की बात बाद में करते हैं। वैसे आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि उसमें एक्स आता है और एक्स का मतलब हो जाएगा प्लस साइन। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। चलिए
हम रियल इमेज की अगर बात करें तो बेटा रियल इमेज के लिए v अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, v अगर हम देखें तो v हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और वर्चुअल इमेज में अगर हम v देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बात किसकी हो रही है, लेंस की। मिरर में हो जाता है उल्टा। सुनो, जैसे ये लेंस है, अगर यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखी है, मान लिया इससे एक लाइट ऐसे गई और ये लाइट मान लो ऐसे चली गई, यहाँ पे कहीं मान लो कि इसकी इमेज बनी होगी, मान लिया ऐसे ही जनरल, यहाँ मान लो कहीं इमेज बनी है इसकी, तो ये इमेज रियल ही कहलाएगी ना। ये इमेज कैसी कहलाएगी, रियल। क्यों? क्योंकि ये लाइट जो है वो अपने आप यहाँ पे गई होगी, कटी होगी, मतलब दो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तभी तो इमेज बनती है। तो वैसे यहाँ पे भी हुआ होगा। तो इस लाइट को हमें अपने तरफ से तो नहीं बनाना पड़ा, रियल में हो रहा है ऐसा। रियलिटी में लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, क्योंकि ये लेंस है या रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, तो लाइट दूसरे मीडियम में तो जाएगी भाई। लेंस है ना, मिरर होता तो लाइट दूसरे मीडियम में ना जाती, समझे। लेंस है तो लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी। जब लाइट दूसरे मीडियम में रियल में जाएगी तो दूसरे साइड बनेगी इमेज, दूसरे साइड इमेज बनेगी तो कैसी हो जाएगी, रियल। यानी इसके लिए या लेंस के लिए हम देखें तो अगर u नेगेटिव है तो रियल इमेज में देखा जाए तो v पॉजिटिव हो जाएगा, लेंस कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी आपको बताया गया, v/u होता है, देखो लिखा हुआ है। तो बेटा v कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव है, u हमारे पास नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन तो जिंदा रहेगा, ये तो जाएगा नहीं हमको छोड़ के, माइनस साइन जिंदा रहेगा। तो फाइनली जो m आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। m कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, v/u। तो v हमारे पास बेटा कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है, और u हमारे पास नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस खत्म हो गए हैं, तो m कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। m कैसा आ जाएगा हमारे पास बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। इतनी बात में मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये होता है हमारा लेंस, और लेंस से रिलेटेड लेंस फॉर्मूला और उससे रिलेटेड लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोगों ने कवर कर लिया है अब तक सिर्फ आधे घंटे में। तो आप लोग सोच सकते हैं कि पूरा रे ऑप्टिक्स ख़त्म होने में कितना वक्त लगेगा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ही पूरा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट किया जाए और आप लोगों को एक राहत की सांस आए, एक सुकून सा मिले कि चलो 2-2.5 घंटे में ही हमने पूरा रे ऑप्टिक्स कवर कर लिया है, बजाय उसके कि आप लोग एक एक टॉपिक के 1-1 घंटे की वीडियो देखें। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बेस्ट एवं बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ये तो हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है भाई। अब स्फेरिकल सरफेसेस में भी हमारे पास दो केस बनेंगे। एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस होगी कॉनकेव और एक होगी कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या क्या होंगे समझें। जैसे हम पहला ही केस ले लेते हैं, ये हम लोगों ने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस मान ली है, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, समझते रहना। इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, पोल कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहीं तो होगा, इसी साइड तो बनेगा सेंटर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपको पता है कि ये हम नॉर्मल या परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी होते हैं वो सारे के सारे हम लोग कहाँ से लेते हैं बेटा, हम कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से। नॉर्मल से ही तो मेजर किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने माना कि ये है रेरर मीडियम और ये हम लोगों ने मान लिया कि ये है डेंसर मीडियम। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होगा, और एक काम करते हैं, इसको n2 ले लेते हैं और रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लेते हैं, ठीक है। बाद में देखेंगे कि रेरर मीडियम अगर एयर होता तो क्या होता, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा कि रेरर मीडियम अगर एयर है तो क्या होगा। फिलहाल के लिए अभी हम लोग n1 और n2 लेके चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रखी है, तो हमें पता है कि जब कोई लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो बेटा ये लाइट देखो इस तरह से गई है, ये लाइट कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही है, ये लाइट जा रही है रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ। अब ये लाइट ऑब्वियस सी बात है कि देखो सीधी तो बिल्कुल नहीं जाएगी। आप सोच रहे हो कि ये सीधी चली जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये लाइट क्या होगी, बैंड हो जाएगी हल्की सी,
इस तरह से ये लाइट क्या हो जाएगी, हल्की सी बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है भाई। अब इससे एक लाइट और चलेगी जो कि ऐसी जाएगी, और ये तो लाइट बिल्कुल सीधी चली जाएगी, तो कोई डेविएशन इसमें होना नहीं है। अब एक लाइट जा रही है इधर, एक लाइट जा रही है ऊपर की तरफ, दोनों लाइट ऐसे जाके जाते आगे जाते फैलती जा रही हैं, बड़ी होती है दूर की तरफ, तो ये आगे जाके तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने नहीं वाली। इसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, यानी इस रेड कलर की लाइट को आपको क्या करना है, पीछे बढ़ाना है। ठीक है, तो जब आप इस रेड कलर की लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सुनो इस तरह से। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को कलर दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगी, फाइनली हमारे पास एक इमेज बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हटा दिया जाए, ये तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए बनाई गई थी। तो ये हमारा हो गया है डायग्राम। अब कुछ इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, उनको भी कंप्लीट कर दें। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एन, इसकी हाइट क्या मान लें एच, इसकी हाइट क्या ले लें एच ले लेते हैं। चलो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी यू। ये इमेज है, इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी वी, सारी पोल सही लेना। ये सेंटर है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है भाई। चल बेटा ये एंगल को हम लोगों ने लेट कर लिया अल्फा, इस एंगल को हम लोगों ने लेट कर लिया है बीटा, और इस एंगल को हम लोगों ने लेट कर लिया है गामा। इसके आगे की चर्चा हम लोग करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे बनेंगे। तो बेटा ये है नॉर्मल हमारा, ये वाली लाइन को आप नॉर्मल बोलेंगे, और ये है इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको आप लोग क्या कह देते हैं, आई कह देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये है हमारा नॉर्मल और ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच में बेटा जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, एंगल आर कह देंगे। आर का मतलब हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर का मतलब बेटा क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी बचपन में, हालांकि अभी भी आपका बचपना ही चल रहा है आपको, लेकिन आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, उनका बचपना बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, खैर वो अलग बात है, अपना निजी मैटर है वो, तो उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, कौन सा ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ओ सी एम, ट्राइंगल ओ सी एम, ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देखो इस ट्राइंगल को अलग से बना के बता दूं, इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना के बता दे रहा हूं। ये पॉइंट O है, ये C है और ये M है। यहाँ पे बेटा एंगल अल्फा है, यहाँ पे एंगल कितना है I है, और ये बेटा एंगल कितना है गामा। तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, गामा, और इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन से हैं, I और अल्फा। तो लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू I प्लस अल्फा। यहाँ से हम लोग I क्या निकाल देंगे, गामा माइनस अल्फा। सर I क्यों निकाला, बेटा स्नेल्स लॉ लगाना है। क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। तो I और R की हमें आवश्यकता पड़ेगी। I तो आ चुका है, R कैसे आएगा सुनते जाओ, अभी पता चल जाएगा R कैसे आएगा। दूसरा ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल ICM, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ICM। इसको भी अलग से बना दे क्या, चलो यहीं पे लिख देते हैं, इसको I मान लो, ये एंगल क्या है R है और ये क्या है बीटा है। देख लो ट्राइंगल ICM बन चुका है, बन गया। तो यहाँ पे भी जो गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर के हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं जी, गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा प्लस आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास गामा माइनस बीटा। ये हमारे पास आई और आर की वैल्यू आ चुकी है। आई और आर हम लोगों ने क्यों फाइंड किया था, क्योंकि हमको अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन आई बाय साइन आर। ये होता है, क्या लिख सकते हैं, चलो बताओ। n1 को अभी मैंने आपको बताया n2/n1 लिखते हैं, और क्या हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर। क्लियर है इतनी बात, इसको मान लेते हैं एक इक्वेशन। क्लियर है, चलो अगर हम बात करें इफ आई एंड आर कैसे हैं, वेरी स्मॉल हैं। अगर आई और आर वेरी स्मॉल हैं तो हम लोग साइन आई को सिर्फ आई लिख सकते हैं, साइन आर को सिर्फ आर लिख सकते हैं। अगर आपको और डिटेल जानना है कि जब आई स्मॉल है आर स्मॉल है तो साइन आई को आई कैसे लिखा, साइन आर को आर कैसे लिखा, तो इसको जानने के लिए आपको यूट्यूब पे लिखना है
रे ऑप्टिक्स, या फिर आप यूट्यूब पे लिखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या आप यूट्यूब पे लिखें इस टॉपिक का नाम रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, आगे लिख देना कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। तो उसमें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल बताया है कि जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन का एंगल ही ले लेते हैं, यानी साइन थीटा को थीटा ले लेंगे इस तरह से। तो क्या हो जाएगा समझे, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I अपॉन R। इतना हो जाएगा, मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो हो जाएगा RN2 इज इक्वल टू IN1। अब यहाँ पे I और R की वैल्यू हम रख देंगे, तो I ये है, R ये है, I की वैल्यू गामा माइनस अल्फा है, R की वैल्यू पहले हमारे पास गामा माइनस बीटा है, तो हो गया गामा माइनस बीटा इंटू N2 इज इक्वल टू I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा N1, हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करा दो तो गामा N2 माइनस बीटा N2 इज इक्वल टू गामा N1 माइनस अल्फा N1। गामा गामा एक साइड कर लो, बाकी सब एक साइड कर लेते हैं। इस गामा वाले को आप इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा गामा N2 माइनस गामा N1 इज इक्वल टू, इस बीटा N2 को उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस अल्फा N1, इसको आप लोग ले लें इक्वेशन नंबर सेकंड। या एक काम और कर दो, यहाँ से आप गामा को कॉमन कर लो, तो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा N2 माइनस अल्फा N1, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन में अल्फा बीटा और गामा को छोड़ के हर एक चीज की वैल्यू तो पता रहेगी, बचा क्या है यार, N1 N2 बचा है, तो अल्फा बीटा गामा ही तो अननोन है, अल्फा बीटा गामा अननोन है, हमारे लिए बड़ी आसान बात है गामा की, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करना। तो अब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, फाइनल हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्या होता है समझते हैं, क्या एक्सप्रेशन आने वाला है समझते हैं। आप लोग अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ना बदलें, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सप्रेशन बदलने वाले हैं। ठीक है, तो होगा ऐसा कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ONM, मैंने क्या बोला, ट्राइंगल ONM, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ONM, ट्राइंगल ONM। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें tan अल्फा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास H, देख लो परपेंडिकुलर कितना है H है, या आप उसको ML लिख दो। बेस कितना हमारे पास OP है, बेस कितना हमारे पास OP है। अब सुनो, अब सुनना, अगर इफ अल्फा कैसा है वेरी स्मॉल, अगर अल्फा कैसा है वेरी स्मॉल, तो आप tan अल्फा को नियरली इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा को आप अल्फा लिख सकते हैं। देखो अगर अल्फा स्मॉल है तो साइन अल्फा को अल्फा, tan अल्फा को अल्फा और कॉस अल्फा को 1 लिखते हैं। साइन अल्फा को अल्फा, कॉस अल्फा को 1 और tan अल्फा को अल्फा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका है tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, तो tan अल्फा की जगह हम लिख देंगे अल्फा, और इज इक्वल टू एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब अल्फा बीटा गामा स्मॉल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आई और आर भी स्मॉल हो गए होंगे, तो उस केस में एन पॉइंट जो है वो पी के बहुत पास पहुंच गया होगा, और जब एन पॉइंट पी के बहुत पास पहुंच गया होगा तो ओ एन को हम ओपी कह सकते हैं, यानी ओ एन इज नियरली इक्वल टू क्या बोलेंगे, ओपी बोलेंगे। जैसे इस मार्कर की लेंथ अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है, इस मार्कर की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसमें जो आगे ये निप निकला हुआ है इसकी लेंथ को हम इसके रिस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। हालांकि एरर आएगा, ठीक है, इतना एरर बिल्कुल आएगा, देखो परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन तो लेना पड़ता है। तो ON को हम लोगों ने OP बोल दिया है, और बेटा OP की वैल्यू आप लोगों को पता है कि U है, लेकिन ये आप लोगों को एक बात और पता है कि ये लेफ्ट में है तो U कैसा लेंगे, नेगेटिव। MN की वैल्यू H हो चुकी है और OP की वैल्यू हमारे पास माइनस का U आएगा। सिमिलरली बेटा सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल INM, ट्राइंगल आपको दिख गया होगा INM। तो इस ट्राइंगल में अगर हम लगाते हैं tan बीटा, तो tan बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MN अपॉन IN। समझ पा रहे हो ना, सिंपल सी चीजें चल रही हैं, देखो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक लगा रहे हैं, तो ये हो गया MN अपॉन IN, इतना सा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी H अपॉन माइनस का V, ये आ जाएगा H अपॉन माइनस का V। इसी तरह से बेटा गामा आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस का H अपॉन R। सिमिलरली लिख दिया है क्योंकि देखो चीजें सेम है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, चीजें सेम है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सुनो, ये जो अल्फा बीटा और गामा आया है इसको उठा के कहाँ पटकेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में उठा के पटक देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा उससे, सुनो,
बाय इक्वेशन सेकंड या इन इक्वेशन सेकंड। चलो देखते हैं। गामा की वैल्यू है -h/r, ब्रैकेट में n2 और n1 तो है ही साथ में, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू, यहाँ बीटा है, बीटा को लिखा है -h/v, और इनटू में हमारे साथ क्या है n2 माइनस अल्फा, नेगेटिव खुद है और एक माइनस यहाँ तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा ये प्लस कितना h/u, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा n1। क्लियर है? ओके। पूरे में से -h आप कॉमन कर दो, पूरे में से -h कॉमन करोगे, LHS और RHS में -h कॉमन आके क्या हो जाएगा, खत्म, खल्लास। तो -h जब आप कॉमन करेंगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा n2 माइनस n1/r इज इक्वल टू n2/v। बेटा ये माइनस का हो जाएगा, याद रखना, n1/u। ये आ चुका है हमारे पास एक्सप्रेशन, ये आ चुका है हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग मान लें इफ n1 इक्वल टू 1 फॉर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 ले लेते हैं, हालांकि 1 से हल्का सा ज्यादा होता है, 1.000 समथिंग होता है, तो 1 ही मान लो। एयर वैक्यूम को आप लगभग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखा जाए तो उसको हम 1 ही ले लेते हैं। तो फिर n2 को अब n2 क्यों कहें, सिर्फ n कह दो, कोई भी, ये तो ग्लास का बना होगा या किसी भी मीडियम का, एयर बबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई ना कोई मीडियम होगा। तो रखो क्या मिलेगा, n2 की जगह n माइनस 1/r इज इक्वल टू n/v माइनस 1/, ये आ चुका है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। बताओ, इतने का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स आप बनाते रहें, तो उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ, इसको मिटाया जाए, इसको मिटाते हैं। क्लियर है ना? ओके। अब ये तो हुआ हमारा केस फर्स्ट, ये तो हुआ हमारा केस फर्स्ट। केस 2 भी देख लेते हैं साथ में ही, लगे हाथों। केस 2 भी आप लोग देख लेते हैं। केस 2 में क्या हो जाएगा, सुनो इस तरह से। अब आप लोग बता दो कि इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कहाँ की तरफ होगा, यहाँ सी पॉइंट पे। तो इस पे आप ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो, यहाँ पे आप लोगों ने मान ली है ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, एक लाइट जाएगी इस तरह से। ये मान लो आप रेरर मीडियम है, ये आप लोगों ने ले लिया डेंसर मीडियम है। ये लाइट क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। अब ये जब लाइट बैंड हो गई है तो आगे तो कभी एक दूसरे से कट होनी नहीं है, इसलिए इसको हमें कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, पीछे की तरफ। तो इसको बेटा आप लोग बढ़ा दो पीछे की तरफ, तो यहाँ पे ये आ जाएगी। तो यहाँ पे फाइनली हमको मिल जाएगी इमेज, यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा, ये एंगल हो जाएगा बीटा, और ये एंगल हो जाएगा गामा। ये पॉइंट को आप m मान लें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये पॉइंट n हो जाएगा, इसको आप p बोल देंगे। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, एंगल I, और इसको आप क्या बोल देंगे, एंगल R। बताओ। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इतना मैं मान के चलता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसमें बेटा है क्या, इसमें सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। ये आप u ले लेंगे, ये आप v ले लेंगे, और ये आप r ले लेंगे। बस यहाँ पे देखो, इस डायग्राम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे r नेगेटिव था, यहाँ पे r पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पोल के राइट साइड में है, यहाँ पे जो सेंटर था वो पोल के लेफ्ट साइड में था, इसलिए यहाँ पे r नेगेटिव हो गया था और यहाँ पे r पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, ट्राइंगल OCM। एक्सटीरियर एंगल अब की बार इसमें कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल में कौन सा है, I है, और इंटीरियर एंगल हमारे पास अल्फा और गामा है, एक इक्वेशन, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ICM है। इसमें एक्सटीरियर एंगल हमारे पास R है, R इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे I की वैल्यू आई थी गामा माइनस अल्फा, यहाँ पे आया है गामा प्लस अल्फा। R आया था गामा माइनस बीटा, यहाँ पे आया है गामा प्लस बीटा। सर माइनस और प्लस का ही डिफरेंस आया है, तो आप लोग को ये सोच रहे हो कि सर फॉर्मूले में भी माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा। ना बालक, ना, बिल्कुल ना, नहीं होगा। फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो R देखो नेगेटिव था, यहाँ R पॉजिटिव है, तो ये माइनस वाला जो सिस्टम है वो सब एडजस्टमेंट हो जाएगा। फॉर्मूला आपको यही मिलेगा, इसको आप लोग डेराइव करेंगे कि नहीं,
देखो मुझे आपके ऊपर भरोसा है, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप इसको अपने कॉपी में एक बार डेराइव करके ज़रूर देखेंगे। सेम टू सेम डेरिवेशन है, मेथड बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला भी यहाँ तक कि बिल्कुल सेम आएगा। यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस की अगर हम बात करें, रिफ्रैक्टिंग सरफेस चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, फॉर्मूला आपको सेम ही मिलेगा दोनों केसेस में। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए भाई, तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, देखते हैं क्या सिस्टम होता है। चालू, चल तो बेटा इसके बाद आगे की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। बस आप लोग वीडियो में बने रहना, ठीक है। अगर बने रहे तो बस बिल्कुल रे ऑप्टिक्स में तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप पढ़ देंगे उसको। चलो देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस की। हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस की। तो देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस। रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस, देखो थिन लेंस का मतलब पतला, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया हम लोगों ने, थिन लेंस। इसकी थिकनेस को आप टी मान लो, हालांकि ये जो थिकनेस है वो वेरी स्मॉल है। तो इसके चारों तरफ का मीडियम हम लोग मान लेते हैं अलग अलग, n1 यहाँ मान लो, और इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होगा, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने n3 मान लिया है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी है, यहाँ पे हमको रिफ्रैक्शन शो करना है सरफेस से। रिफ्रैक्शन शो करना है सरफेस से, किससे? सरफेस से रिफ्रैक्शन हमको शो करना है। तो ये एक लाइट गई इस तरह से, यहाँ पे आके ये मिल गई, इसकी इमेज बन गई यहाँ पे, इसको इमेज को बोल दिया आई डैश। ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यू। ऑब्जेक्ट ये जो यू डिस्टेंस है बेटा, वो यू डिस्टेंस इसकी पहली वाली सरफेस से है। इसको पहली वाली सरफेस को आप बोल दो P1, और ये इस साइड वाली सरफेस को आप बोल दो P2। समझना गौर से, ठीक है। तो ये जो इमेज भी है वो इमेज भी पहली वाली सरफेस से ही होगी, इसको आप लोग मान लेंगे B डैश। अब ये वाली इमेज इस दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, तो इससे एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ये इमेज को हम लोगों ने बोल दिया I, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी V। अब ये जो V डिस्टेंस है वो दूसरी वाली सरफेस से है, क्योंकि I इमेज बनी थी दूसरी सरफेस के लिए। बात को समझ गए हो ना? फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट O पॉइंट पे रखी है, तो इससे एक लाइट चली, I डैश पे इमेज बनी। ऑब्जेक्ट हमने माना है U डिस्टेंस पे पहली सरफेस से, इमेज I डैश जो बनी वो भी पहली सरफेस से उसकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये जो इमेज है वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, तो वहां से एक बार फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, इसकी इमेज I बन गई, और इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई? V। ये जो V डिस्टेंस है वो किसके लिए है? सेकेंड वाली सरफेस के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, तो रिफ्रैक्शन बाय सरफेस P1, अगर हम P1 सरफेस से रिफ्रैक्शन देखेंगे तो P1 सरफेस से रिफ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं? समझें आप लोग कि P1 सरफेस से क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। N2 और N1 कौन कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं? N1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां पे ऑब्जेक्ट होती है, N2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां से रिफ्रैक्शन होता है। पहली सरफेस में अगर हम देखें तो रिफ्रैक्शन यहां से हुआ, यानी यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ही है, बस इमेज जो है वो V डैश पे है, V पे नहीं है। माइनस N1 तो N1 ही रहेगा, और U भी U रहेगा, N2 माइनस N1 अपॉन R की जगह क्या हो जाएगा? R1, क्योंकि हमारे पास दो सरफेसेस हैं तो दो रेडियस होंगे, एक R1 होगा और एक R2 हो जाएगा। क्लियर है इतना? ओके। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय सरफेस P2 की, तो क्या हो जाएगा? देखो, रिफ्रैक्शन बाय सरफेस P2। अगर हम P2 सरफेस से रिफ्रैक्शन की हम चर्चा करें तो P2 सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा वो कैसे होगा? फॉर्मूला तो वही है N2 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये हो जाएगा बेटा। N2 की जगह अब क्या हो जाएगा? N3। इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनी है? V डैश पे। इमेज कितनी डिस्टेंस, सॉरी V पे, इमेज कितनी डिस्टेंस बनी है? V पे। सुनना,
माइनस ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के लिए हम n1 वाला कौन सा लेंगे, n2 को ले लेंगे, और u कितना हो जाएगा v डैश माइनस t। क्यों, सुनो, दूसरी सरफेस से आई डैश इमेज थी ना, सॉरी ऑब्जेक्ट थी ना, आई डैश इमेज थी पहली सरफेस के लिए, लेकिन आई डैश ऑब्जेक्ट है दूसरी सरफेस के लिए, तो दूसरी सरफेस से ही तो इसकी डिस्टेंस लेंगे बेटा। v डैश पहली सरफेस से था, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये कितनी थी v डैश, इसमें से अगर आप ये घटा दोगे तो ये बचेगा, तो कितना हो जाएगा v डैश माइनस टी इज इक्वल टू n3 माइनस n2 अपॉन r2। हालांकि हेडिंग में ही लिखा है थिन लेंस, तो पतला सा लेंस है, तो v डैश जो है वो t के रेस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा होगा, तो v डैश माइनस टी इज नियरली इक्वल टू v डैश। रखो n3 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू n3 माइनस n2 अपॉन r2, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को उठा के जोड़ देंगे, क्या फ़ायदा होगा, n2 अपॉन वी डैश, n2 अपॉन वी डैश कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या है, n3 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस यहाँ पे क्या बचा है n3 माइनस n2 अपॉन r2, ये हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात में किसी को कोई डाउट है क्या? इतना मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम मान के चले कि अगर ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पे रखी है तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनती है, फोकस पे, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो ये दोनों वैल्यू को यहाँ यूज करेंगे, तो n3 अपॉन वी की जगह f, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2, ये आ चुका है हमारे पास फॉर्मूला। क्लियर इतना? ओके। अब अगर हम मान के चलें कि n1 और n3 की वैल्यू 1 है, 1 फॉर एयर, कहने का मतलब है कि लेंस के चारों तरफ का मीडियम क्या है, एयर है, लेंस के चारों तरफ क्या है, एयर है, तो n2 को अब n2 कहने का कोई लॉजिक ही नहीं है, सिर्फ उसको आप n कह दो, वैल्यू यहाँ पे रख दो, n3 की जगह 1 अपॉन f हो जाएगा। क्या बचेगा, n2 की जगह क्या हो जाएगा, n2 की जगह n माइनस 1 अपॉन r1 और प्लस 1 माइनस n अपॉन r2, ये हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस कॉमन करेंगे, n माइनस 1 अपॉन r2, n माइनस 1 आ चुका है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये फॉर्मूला आ चुका है बेटा। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं पता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये कहलाता है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या कहलाता है, हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाता है। और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले से हमको ये पता चलता है कि जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेंस की फोकल लेंथ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है कि लेंस जिस मीडियम से बनाया गया हो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और रेडियस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी लेंस की जो फोकल लेंथ है वो उसके रेडियस पर डिपेंड करता है, और जिस मटेरियल से उसको बनाया गया है उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड the material and the refractive index of the material, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। यानी जो फोकल लेंथ होती है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हमारा कौन सा हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है फोकल लेंथ। अब इन दोनों फैक्टर्स पे बेटा फोकल लेंथ डिपेंड तो करती है, किस तरह से डिपेंड करती है उसको जानने के लिए देखेंगे आगे। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी फटाक से। जैसे ही आप इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग आगे की तरफ स्टार्ट हो जाएंगे बढ़ना। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। तो किस तरह से डिपेंड करता है, चलते हैं देखते हैं भाई, कि जो हमारा फोकल लेंथ है वो रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, और जो फोकल लेंथ है हमारा वो रेडियस पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किस तरह से डिपेंड करता है, देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को।
बस आप लोग वीडियो में जुड़े रहें लास्ट तक, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, गारंटी है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो सुनो, अब इसमें क्या है कि डिपेंडेंसी ऑफ, या ऐसे लिख दो, डिपेंडेंसी ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे किस तरह से डिपेंडेंट है फोकल लेंथ, समझते हैं। चलो पहला जैसे हम मान लें कि पहला है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, पहला है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। अभी एक जादू होने वाला है, मैजिक, समझते जाना। एक ऐसी चीज आपको पता चलने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इमेजिन भी नहीं किया होगा, ऐसी चीज बताएंगे। सुनो, कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसका ये रेडियस R1 है और इसका ये रेडियस क्या है, R2 है। ठीक है भाई, तो अब R1 जो रेडियस है उसको अगर हम देखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और R2 जो रेडियस है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सर ये क्या बता दिया, R1 तो लेफ्ट में लिखा था, R2 राइट में लिखा था, तो R2 पॉजिटिव होना चाहिए। भाई लिखने से थोड़ी ना होता है, आपको ये भी तो देखना है कि स्फीयर उसका कहाँ की तरह बनेगा। देखो अगर हम R2 की बात करेंगे तो R2 के लिए अगर स्फीयर बनाओगे तो ऐसी तो स्फीयर बनेगा R2 का, और R1 के लिए बनाओगे तो R1 का स्फीयर ऐसे बनेगा कुछ ऐसे। तो R1 के लिए सेंटर राइट में होगा, R2 के लिए सेंटर लेफ्ट में होगा, तो इसलिए R2 नेगेटिव हो गया, R1 पॉजिटिव हो गया। इनको यूज कर लो आप इस फॉर्मूले में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसको स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। क्या हो जाएगा, n-1 1/R1 तो पॉजिटिव ही था, माइनस बीच में लगा हुआ था, एक R2 भी नेगेटिव, तो प्लस हो जाएगा R2। ये आ गया। तो इसमें मैजिक क्या है, सुनो, n की वैल्यू तो हमेशा 1 से ही बड़ी होती है, n की वैल्यू हमेशा 1 से तो बड़ी होगी ही होगी, यानी ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो गई, दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, यानी फोकल लेंथ आएगी हमेशा पॉजिटिव। तो इससे हमको ये जानकारी मिली कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसे होती है ये अब हमको पता चल चुका है, 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव। अरे भाई होती कैसे है, ऐसे होती है, आज पता चला कैसे, समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो। सेकंड देखते हैं कॉनकेव लेंस, सेकंड देखते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में अगर हम देखें तो कॉनकेव लेंस कुछ इस टाइप का होता है, तो ये अगर R2 है, ये अगर R1 है, तो यहाँ पे बेटा R1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और R2 यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि R1 के लिए आप स्फीयर बनाएंगे इस तरह से और R2 के लिए आप स्फीयर बनाएंगे इस तरह से, तो आप समझ सकते हैं कि R1 के लिए लेफ्ट में बना है स्फीयर, तो R2 के लिए राइट में बना है, तो R2 पॉजिटिव, R1 नेगेटिव। चलो रखो वैल्यू इसी फॉर्मूले में, तो 1/f इज इक्वल टू n-1 1/R1, R1 कैसा है हमारा, नेगेटिव है, तो माइनस पहले से था, R2 पॉजिटिव है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ गए हो, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि माइनस इसमें आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि बेटा ये इतनी क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, ये तो आप लोगों को पता है, और इसमें माइनस आ गया तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो इसलिए एफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। बताओ भाई, क्या इतनी बात में आप लोगों को कोई भी आपत्ति या चायपत्ती या कोई समस्या है? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। क्लियर भाई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो फोकल लेंथ होती है लेंस की वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग देख लेते हैं कि फोकल लेंथ जो होती है लेंस की वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे तो डिपेंड कर चुकी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है वो भी हम लोगों को समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, तो समझते रहे, अच्छे से जुड़े रहें बस। तो सुनो, सेकंड हम लोग देख लेते हैं डिपेंडेंसी ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिपेंडेंसी ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है भाई, बात को सुनो। जैसे हमारे पास कोई एक लेंस है, जब वो एयर में रखा है, सुनना, हमारे पास कोई एक लेंस है, वो एयर में रखा हुआ है, तो उसमें जो लाइट आएगी वो कहाँ से आएगी, एयर से आएगी। कहाँ से आएगी, एयर से आएगी। कहाँ जाएगी, ग्लास में जाएगी, यानी लेंस में जाएगी।
तो हम क्या लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू ANG-1। अभी आप लोगों को ANG का मतलब बताना जरूरी है क्या? ANG का मतलब आप समझ चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या आप ऐसे बोल दो कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में गई होगी, क्योंकि अभी जो लेंस है वो हमारा एयर में रखा है। तो फोकल लेंथ FA मान लेते हैं, इसको मान लिया फर्स्ट। हमारे पास कोई भी लेंस है, अगर इसको हमने मान लो किसी लिक्विड में डुबो दिया, तो अब लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी? इस लिक्विड से ग्लास में जाएगी। तो 1/FL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? लिक्विड से जा रही है ग्लास में, तो जहां से जाती है वो पहले, जहां जाती है वो बाद में। 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा, इसको मान लें सेकेंड। इन दोनों को जब हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बेटा रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी कांच के लेंस को जब लिक्विड में डालते हैं तो रेडियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कांच का लेंस है, ये कोई किसमिस नहीं है जो पानी में डालोगे और फूल जाएगी। रेडियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी लेंस को पानी में डाल देंगे तो उसकी रेडियस पे क्यों इफेक्ट पड़ेगा भाई? किसमिस थोड़ी जो पानी में डाला फूल गई, समझ रहे हो? तो ऐसा तो नहीं होगा। ये जाएगा सबसे ऊपर, FL/FA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ANG-1 इसको आप क्या लिखोगे? सुनो, साइड में सुन लो। LNG को हम लोग लिख सकते हैं ANG/ANL। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? LNG को ANG/ANL। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना? ओके, तो फिर अब क्या होगा? FL/FA हो गया है। LNG को आप लोगों ने लिखा ANG/ANL-1। यहाँ पे आप LCM ले लो, FL/FA इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ANG-1। यहाँ पे आप LCM जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? ANG-ANL और अपॉन में हो जाएगा ANL। ये चला गया ऊपर। देखो सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है। अब तुम सोचो सर ये क्या कर रहे हो, समझा नहीं रहे हो। समझाना है बेटा, LCM ले रहे हैं। इसको भी अगर क्लास 12th में तुम्हें समझाना पड़े तो यार फिर बड़ी शर्म की बात। ले जाओ ऊपर। FL/FA आ गया है ANG-1 इंटू ANL/ANG-AN। ये एक्सप्रेशन आ चुका है। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को यूज कैसे करना है, ठीक है, वो समझते हैं। इसको हटा दिया जाए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, उम्मीद तो यही है आप लोगों से कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव। इसको हटाया जाए। देखो पूरा वीडियो 1 टेक में चल रहा है, ये कोई भी एडिटिंग नहीं है। समझ रहे हो ना आप लोग? कि आप लोग सोच रहे हो कि 2-4 बार मैं बनाया हो और फिर उसको मिक्सअप किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही टेक है और उसी में ये वीडियो कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी यार टीचर की मेहनत को समझे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जो भी नए लोग चैनल पे आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए जाएंगे नहीं, ठीक है। नहीं तो अगर चैनल सब्सक्राइब किए बिना चले गए ना तो नए नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अभी ऐसे मास्टर वीडियो बहुत आने हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर का आएगा, फिर एक कंप्लीट बुक का आएगा और उसको समराइज करेंगे इस तरह से कंप्लीट, मतलब इन 2 महीने में। क्योंकि आपके एग्जाम, देखो सीधी बात ये है बेटा कि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं कि जैसे 10th क्लास के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, ऐसे आपके भी हो जाएंगे, तो बेटा आप लोग गलत सोच रहे हैं। सॉरी यार, मैं जानता हूँ कि आप लोग को ये सुन के बहुत धक्का लगा होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को कुछ दिनों तक अब नींद भी ना आए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर अब तो कैंसिल ही हो जाएंगे एग्ज़ाम, पढ़ने की आवश्यकता है। गलत सोच रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे, मैं कराऊँगा, ठीक है। मैं तो नहीं कराऊँगा, लेकिन गवर्नमेंट ज़रूर आपके एग्ज़ाम कराएगी। क्यों कराएगी? क्योंकि यार ज़रूरी है यार, समझो बात को, ठीक है। तो इसलिए यार ये बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है आपके, मान लो कि मई और जून में तो होने नहीं है, जुलाई में ही मान के चलो हो रहे अगर, है ना। तो मई जून का जो वक्त है हमारे पास, उसमें हम लोग अच्छे से तैयारी कर लें। पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर जो आपको है उसके इस तरह से मास्टर वीडियो बनाते रहूँगा, आप लोग देखते रहें, बस अपना उस पर प्यार देते रहें, है ना। अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक, और जो लोग चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि अगर ANG की वैल्यू ANL से ज़्यादा है, अगर ANG की वैल्यू ANL से ज़्यादा है, ANG का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ANL का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। आपने लेंस को ऐसे लिक्विड में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम था, तो क्या होगा? देखो ANG बड़ा है, ANG यहाँ पे देखो बड़ा है, ANL छोटा है, तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव। ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव। यानी जो FL आएगा लिक्विड में वो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। बेटा समझना, लेंस कोई भी हो,
लेंस कोई भी हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, लेंस मैंने बोला कोई भी हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, आप उसको ऐसे लिक्विड में डालो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम हो, तो वो लेंस हमेशा बिहेव करेगा कॉन्वेक्स की तरह, क्योंकि फोकल लेंथ आई है पॉजिटिव। सुनो, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स की तरह उसको बिहेव करना ही है, मतलब लाइट रेस को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कॉनकेव लेंस सॉरी कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें, ये कॉनकेव लेंस है, ये लिक्विड है और ये हमारी लाइट आ रही है, इस तरह से इस पे लाइट आई तो ये डाइवर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज करने का इसमें नेचर होता है, लेकिन वो क्या कर देगा, कन्वर्ज। यानी ये लेंस भी कैसे एक्ट करेगा, कॉन्वेक्स की तरह भी एक्ट करेगा। ठीक है। सेकंड केस, ए एन जी की वैल्यू अगर ए एन एल से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इस केस में जो एफ एल आएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। यानी लेंस कोई भी हो वो एक्ट कैसे करेगा, कॉनकेव की तरह एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह एक्ट करेगा। समझ पा रहे हो। और अगर तीसरा केस देख लेते हैं कि अगर ए एन जी की वैल्यू ए एन एल से इक्वल हो जाए, तो जब बेटा ए एन जी और ए एन एल इक्वल हो जाएगा तो फिर ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। यानी एफ एल इस केस में कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी फोकल लेंथ किसकी होती है, प्लेन प्लेट की होती है। यानी अगर कोई भी लेंस हो उसको आप ऐसे लिक्विड में डाल दो, सुनना गौर से, कोई भी लेंस हो आप उसको ऐसे लिक्विड में डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के इक्वल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के इक्वल है, तो वो लेंस उस मीडियम में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। यानी लाइट रेस को पता ही नहीं चलेगा कि उनके रास्ते में कोई लेंस भी रखा था। मिस्टर इंडिया बन जाएगा वो, क्या बन जाएगा, मिस्टर इंडिया बन जाएगा। लेंस चाहे कॉनकेव होता चाहे कॉन्वेक्स होता, ऐसे लिक्विड में डाल दो कि दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, या सेम हो तो लेंस जो है वो लिक्विड में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मिस्टर इंडिया बन जाएगा। तो इस तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और बहुत जल्द ही इसी रे ऑप्टिक्स का सेकंड नंबर का मास्टर वीडियो आएगा जिसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये हम लोगों ने आज 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन में थोड़ा बहुत अगर होगा तो बता देंगे। फोकल लेंथ और कंबाइंड लेंसेज में बचा हुआ है, और फोकल लेंथ और पावर बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और जो भी टॉपिक है जैसे क्रिटिकल एंगल है या TIR है, तो सेकंड लेक्चर जो इसका आने वाला है या आएगा जब भी, तो वो उसमें आपका पूरा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, और वो कितने जल्दी आएगा वो भी आप पे ही डिपेंड करता है। जितने आपके इस वीडियो पे लाइक्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, उसी हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि आप मुझे कैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह से मुझे अब आपका अगला वीडियो बनाना है, तभी मैं देखूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी के रे ऑप्टिक्स के मास्टर वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।